नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। आज का मुद्दा बेहद गर्म है, झारखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और इसलिए 99 न्यूज आज की इस खास पेशकश को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है अपने दो खास मेहमानों के साथ। आज बात करेंगे झारखंड में, चूंकि झारखंड को जल जंगल जमीन के तौर पर जाना जाता है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा सूबा है जो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी पहचान यह है, और या यूं आप कहे कि झारखंड प्रकृति की गोद में बसा है तो कोई गलत नहीं होगा। आपको याद होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बयान आया था, बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा था कि वन क्षेत्र के आसपास जो आरा मिल संचालित है उसे बंद किया जाए किसी भी कीमत पर। उन्होंने साफ निर्देश अधिकारियों को दिए थे, क्योंकि ये आरा मिल, इससे जुड़े लोग और कुछ जो माफिया है, लकड़ी माफिया, वो लगातार झारखंड की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं और लकड़ियों की तस्करी की जा रही है। इसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड में पड़ सकता, हमारे आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह से हम ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे कि किसी तरह से हमें एक सिलेंडर ऑक्सीजन मिल जाए। स्वच्छ वायु की हर किसी को जरूरत है और वायु प्रदूषण को मुक्त करने के लिए पेड़ों की कितनी अहमियत है हम आप समझ सकते हैं। लेकिन जब इन पेड़ों की बेतहाशा कटाई होगी तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि झारखंड का क्या होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रमोद पाठक हमारे साथ है, आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट है, वो भी जुड़ रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है मनोज सिंह आपका। जी नमस्ते। आप दोनों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं किस तरह से झारखंड में जंगलों की बेतहाशा कटाई हो रही है। रिपोर्ट दिखाई जाए। झारखंड में जंगलों की हो रही बेतहाशा कटाई, पेड़ों को काटकर लकड़ियों की बदस्तूर तस्करी, लकड़ी माफिया झारखंड की पहचान से कर रहे खिलवाड़, वन विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत की भी सूचना, समय समय पर विभाग की कार्रवाई, हाथी के दांत, वनों की कटाई रोकने में असफल है वन विभाग। झारखंड की पहचान जल जंगल जमीन से है। प्रकृति की गोद में बसा झारखंड जंगलों से भी जाना जाता है। स्वच्छ ऑक्सीजन और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए इन पेड़ों की कितनी महत्ता है, इसका पता लोगों को कोरोना काल में बेहतर तरीके से चल चुका है। बावजूद इसके झारखंड में वनों की कटाई बदस्तूर जारी है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में वन विभाग ने छापेमारी करते हुए कई अवैध आरा मिलों को ध्वस्त किया, लेकिन पूरे झारखंड में जिस तरह से बेतहाशा वैध तरीके से जंगलों की कटाई हो रही है, उस हिसाब से वन विभाग की कार्रवाई नहीं दिखती। दूसरी तरफ कोयला, बॉक्साइट जैसे खनिज संपदा निकालने के लिए कंपनियों की तरफ से भी पेड़ों की कटाई की जाती है और क्षतिपूर्ति कम दिखती है। लकड़ी माफिया हो या खनिज संपदा के लिए जंगलों की कटाई करने वाली कंपनियां झारखंड की पहचान जाने जाने वाले जल जंगल जमीन से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वन नहीं रहेंगे तो जल और जमीन कैसे बचेंगे। दूसरी तरफ स्वच्छ हवा भी लेना दुश्वार हो जाएगा। झारखंड के सीएम इस मामले में गंभीर जरूर है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से जंगलों के अस्तित्व को ही खतरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज। आपने इस रिपोर्ट को देखा, करोड़ों अरबों का कारोबार है अवैध लकड़ियों का तस्करी करना। झारखंड से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है और लकड़ियों की तस्करी की जा रही है, और पूरा एक सिंडिकेट जुड़ा है। पूरा एक सिंडिकेट इस लकड़ियों की तस्करी में शामिल है, और कहा तो यह भी जाता है कि वन विभाग के कुछ कर्मी भी इस अवैध गोरख धंधे में शामिल है। कुछ सफेद पोशों का भी शह इन्हें मिला हुआ है, जिससे कि ये लकड़ियों की तस्करी दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक में करते हैं। सबसे पहला रुख करेंगे प्रमोद पाठक जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर है। प्रमोद पाठक जी, क्या इसे कहा जाए झारखंड की नियति के लिए? देखिए, हमारा ये सूबा, हमारा ये झारखंड कितना खूबसूरत है और जंगल से घिरा हुआ, प्रकृति की गोद में बसा हुआ, लेकिन ये अवैध
लकड़ी माफिया झारखंड की पहचान के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं और हमें महरूम कर रहे हैं कि हम स्वच्छ हवा ले सके। जी देखिए, झारखंड प्रदेश का जब निर्माण हुआ तो दो नामों पर चर्चा हुई थी, वनांचल और झारखंड, और फिर नामकरण हुआ इसका झारखंड। तो झारखंड का तो मतलब ही है कि झाड़ झंकाड़ से घिरा हुआ प्रदेश, या बल्कि जंगलों से परिपूर्ण प्रदेश। और झारखंड में आज भी मतलब इतनी कटाई के बावजूद कोई मुझे लगता है 23-2400 स्क्वायर किलोमीटर जंगल आज भी है। तो हमारी जो टोटल वर्ग भूमि जो जमीन है उसका 1/3 के आसपास। लेकिन हो क्या रहा है, एक बड़ी रोचक स्थिति है कि एक तरफ जैसे पिछले कुछ दिनों का अगर हम आंकड़ा देखें, पिछले कुछ वर्षों का, तो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है लेकिन जो ट्री कवर है वो घट गया है। मतलब देखिए, झाड़ झंकाड़ तो बढ़ गए हैं लेकिन जो पेड़ों का जो कवर है, पेड़ों का जो एरिया है वो घटा है। यानी पेड़ों की कटाई जो है उस पर ये जो आपने जो जिक्र किया कि माफिया है या जंगल के लकड़ी को बेचने वाले तमाम लोग हैं, उनका जो उनकी भूमिका है वो पेड़ों के काटने में ज्यादा है। और इस पर मतलब 2-3 तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो ये मामला है कि जो जंगल है, तो जंगल की जो कटाई होती है, जंगल की कटाई में तो चूंकि उसमें वो लकड़ी का इस्तेमाल घर का चूल्हा जलाने के लिए भी होता है, और जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए भी लकड़ी का बड़ा महत्व है। लेकिन जो पेड़ों की कटाई होती है वो ऑर्गेनाइज्ड एक मतलब समूह है जो इस पे शामिल है। और इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई एक ऑर्गेनाइज्ड मुझे लगता है कि लूट की पद्धति है, और इस पर सख्ती तो करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसे 2-3 कारण हैं। एक कारण तो है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, उसकी वजह से भी पेड़ कटते हैं। दूसरा कारण है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, उसकी वजह से भी पेड़ कट रहे हैं। और तीसरा कारण ये है कि सिर्फ कॉमर्स के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, मतलब लकड़ी को काट के तस्करी के जरिए दूसरे दूसरे प्रदेशों में बेचना, दूसरे दूसरे जगह पर बेचना। इन तीनों कारणों का व्यापक अध्ययन कर और इनमें कहाँ कहाँ खामियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो पहले तो हमें उसका कारण खोजना पड़ेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आज हम इन जंगलों का महत्व नहीं समझ रहे हैं। हम बार बार जो बोलते हैं कि साहब कार्बन उत्सर्जन बढ़ गया पर्यावरण में, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अब देखिए, ये जंगलों की कटाई से क्या होता है कि जो CO2 एमिशन है पर्यावरण में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा असर जो इसका होता है वो ये होता है कि जो हमारा जो क्लाइमेट है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो भी बदलता है। जलवायु परिवर्तन जिसको कह रहे हैं, और झारखंड में निश्चित तौर पे जलवायु परिवर्तन हुआ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैं तो यहीं का मतलब झारखंड में ही मेरा जन्म हुआ, धनबाद में। और धनबाद में एक वक्त था जब हम लोगों को मतलब गर्मी बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती थी। मई मार्च अप्रैल के महीने से बारिश शुरू हो जाती थी और मतलब दोपहर होते होते बारिश होने लगती थी, क्योंकि पेड़ उस समय ज्यादा थे। तो पेड़ों का एक और रोल होता है कि ये पेड़ जो है बादलों को आकर्षित करके बारिश भी करवाते हैं। और झारखंड प्लेटो की ये कैरेक्टरिस्टिक थी। ज्योग्राफी की किताब में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, दक्षिण बिहार का क्षेत्र हुआ करता था उन दिनों। तो एक तो वायु प्रदूषण हो रहा है, दूसरा इसके चलते जो सॉइल प्रदूषण भी हो रहा है। जो हमारी जो जिसको कहते हैं कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी बह जाती है नदियों के पानी में, पेड़ उनको भी रोकते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ऑक्सीजन का जो सोर्स है, शुद्ध ऑक्सीजन का, वो पेड़ है। तो इन तीनों को मिला करके हमें लगता है कि ये एक बड़ी मतलब अच्छी जो सेवा है समाज की, वो पेड़ों के जरिए होती है, और इसका हमें निदान खोजना पड़ेगा। निश्चित तौर पर
जिक्र किया प्रमोद पाठक जी, ऑक्सीजन पर ही बात करेंगे मनोज सिंह जी से। मनोज सिंह जी, देखा कोरोना में हमने कितना त्राहिमाम वाली स्थिति हो गई थी, हर और अफरा तफरी सा माहौल था, लेकिन एक बात गौर करने वाली रही कि शहरी क्षेत्रों के कंपैरिजन में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने बहुत कम नुकसान किया। मतलब अगर आंकड़े देखे जाए तो हम जब विजिट करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रोकते थे, बैरियर लगा देते थे कि भाई शहरी क्षेत्र से आया है, दूसरी जगह से सफर करके आया है, कहीं गांव में कोरोना लेकर ना आ जाए। गांव में चूंकि पेड़ पौधे बहुतायत होते हैं, शुद्ध हवा होती है, और कहा यह जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्वास से संबंधित मरीज कम मिलते हैं, पेड़ पौधों के बीच में हरियाली भी वहां पर देखने को मिलती है। तो लगातार जंगलों की कटाई होना कहीं ना कहीं कोरोना जैसी बीमारी तो लेकर आता ही है, और भी स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के प्रकोप में हम जाते हैं। निदान कैसे होगा, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए सर, पहले अभी कैसे बदल गए हैं लोग। पहले का एक जमाना था कि पहले पेड़ लगाते थे, कुआं बनाते थे, तालाब बनाते थे, वहां पेड़ लगाते थे, उसके बाद घर बनाते थे। आज लोग बदल गए हैं, और आज स्थिति ऐसा है कि पहले पेड़ काटते हैं, तालाब अगर है तो तालाब को भर देते हैं और उस पर घर बनाते हैं। तो लोगों का मानसिकता बदल गया है, और उसी का नतीजा है कि आज शहरी क्षेत्र में हमें ऑक्सीजन की कमी दिखाई देती है। और वैसे स्थिति जो कोरोना का जो आप जिक्र किए, उस समय शहर में लोग ज्यादा परेशान थे, और देहात में, गांव में लोग सुखी थे। वहां कोरोना का असर बहुत कम हुआ, इसलिए हुआ कि वहां जंगल है, आसपास में पेड़ पौधे हैं, और लोग खेती पर डिपेंड है। वहां का जलवायु बहुत अच्छा है, और वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो आज जो बदल रहा है उसका उसी का नतीजा है कि हम लोग इतना परेशान हैं। और जो आज जो ये हम लोग को सुनाई देता है, दिखाई दे रहा है कि वहां पर इतने पेड़ काट दिए गए, वहां जंगल को हटा दिया गया, पहाड़ को तोड़ दिया गया, तो इसका खमियाजा जो है भविष्य में बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा हम लोग को। और जैसे कि एक परिपाटी चली है कि हम वन विभाग से परमिशन ले लिए हैं, हम इसके बदले में इतना पेड़ लगा दिए हैं। तो सोचने की बात है कि अगर आप एक पेड़ काट देते हैं, उसके बदले में कितना पेड़ लगाएंगे, और वो पेड़ कितना दिन में बड़ा होगा, तब उस पेड़ का मुकाबला करेगा। तो ऐसे स्थिति में वो भरपाई नहीं कर पाता है, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। आपने एक बड़ी बात कही मनोज सिंह जी कि कई ऐसे होते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा है, कई माइंस धनबाद में संचालित है, कोल माइंस, और आउटसोर्सिंग कंपनियां यहां पर है। उनका कहना है कि हम एनओसी ले लेते हैं वन विभाग की तरफ से, पेड़ों की जबरदस्त कटाई होती है, मिट्टी को हटाया जाता है, ओबी को हटाया जाता है, कोयला निकाला जाता है, लेकिन वापस से पेड़ों को लगाया नहीं जाता, या कितना लगाया जाता है। प्रमोद पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि धनबाद कोयलांचल है और यहां पर बड़े पैमाने पर, धनबाद में भी अगर हवा को हम देखें तो यहां की हवा भी दूषित है, और यहां पर भी बदस्तूर जो है जंगलों की, पेड़ों की कटाई की गई है कंपनियों की तरफ से कोयला निकालने के लिए। कितनी भरपाई की गई, कितना पेड़ लगाया गया, जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता, क्या कहेंगे? नहीं, आपने जो सवाल उठाया है वो बड़ा ही मतलब आवश्यक सवाल है कि जो कोल माइनिंग हो रही है, तो कोल माइनिंग के लिए जो जमीनों की खुदाई होती है और वहाँ पेड़ काटे जाते हैं, और जो आपने कहा कि धनबाद में जो वातावरण है, जो प्रदूषण का स्तर है वो घातक है, वो घातक नहीं, बहुत ज्यादा घातक है। और इसके पीछे दो तीन कारण, एक तो जो कोयला के कण उड़ते हैं उनको भी पेड़ पकड़ते हैं, तो हमारे जो लंग्स में इन्फेक्शन जो है वो कम होता है, और जो शुद्ध वायु है, शुद्ध ऑक्सीजन की जहां तक बात है, तो वो भी पेड़ों के चलते हमें मिलता है, जो आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। और कोयला खनन में एक नियम है जिसको हम लोग रिक्लेमेशन बोलते हैं, कि अगर आपने पेड़ काट के और जमीन को खोद के कोयला निकाला है, तो ये आपकी जवाबदेही है कि आप
उसकी भरपाई करें और जमीनों को भर के वहां पर फिर से हरियाली स्थापित करें। और बाहर के देशों में इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि लोग कोयला निकालते हैं, कोयला निकाल के बेच देते हैं और वो पेड़ों को नहीं लगाते, उसकी मतलब जो जमीन को भर के पेड़ नहीं लगाते। ये बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉस्ट आएगा, लेकिन इस थोड़े से कॉस्ट के बदले हम समाज को बहुत बड़ी सुरक्षा देंगे, ये लोग नहीं समझते। तो ये एक करना पड़ेगा। और दूसरी जो चीज है कि जो खनन हो रहे हैं, तो खनन में कितना पेड़ कटा, उसके एवज में कितना पेड़ लगा, ये हिसाब भी रखना पड़ेगा। ये हिसाब उनको देना चाहिए कि कितना पेड़ कटा और कितना पेड़ लगा। तो ये तमाम चीजें हैं। और मूल जो बात ये है कि हमारे यहाँ ये रिक्लेमेशन का जो लॉ है, लॉ तो है खनन में, लेकिन लॉ पर कितना अमल होता है ये बड़ा मुश्किल सवाल। ये बड़ा सवाल और ये इसके लिए आम नागरिकों को, हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपने मुनाफे के लिए आंख में धूल झोंक सकती है, बेवकूफ बना सकती है सरकार से लेकर वन विभाग के अधिकारियों को, लेकिन आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है वहां पर पेड़ों की कटाई हो रही है, उसकी गिनती वहां के रहने वाले लोगों को पता होनी चाहिए और बदले में कितने पेड़ लगे, कहां लगाए गए, ये इससे लेकर जागरूकता होनी चाहिए। मनोज सिंह जी, दिवाली आ रही है, दिल्ली जैसे राजधानी है हमारे देश का, और बड़े शहरों में तो पूरी तरह से बैन है, पटाखे फोड़ नहीं सकते। लेकिन देखिए, अगर पेड़ों की सही संख्या, पेड़ों को लगाया जाता, डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, कंक्रीट के जंगल नहीं होते, तो आज दिवाली की खुशियों में हम उसी तरह से बम पटाखे फोड़ सकते थे। लेकिन आज पेड़ों की कमी की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से नौबत यह आ गई कि कई शहरों में पटाखों को बैन कर दिया गया। जी देखिए सर, हम लोग का जो परंपरा है वो दिवाली मनाने की है, दिया जलाकर। दिवाली जो है दीप से जुड़ा हुआ है, त्योहार है। अब इसको लोग आज बदल रहे हैं और कहीं पर हमारा संस्कृति नहीं बोलता है कि आप पटाखे फोड़ें, खुशी मनाने का दिन है, दीप से आप दिया जलाएं और दिया भी वहां से खरीदें जो आपके आसपास में कुम्हार जो बनाते हैं दिया, उसको खरीदें और दिया जलाएं, दीप जलाकर दिवाली मनाएं। पटाखा हमें हमारी संस्कृति अनुमति नहीं देता है कि आप पटाखा फोड़कर मनाएं। पटाखा घातक है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं जी। लेकिन बच्चों है और बच्चे जिद करते हैं, क्या कहेंगे मनोज सिंह जी, किस तरह से सरकार इंप्लीमेंट कर सकती है जो लॉ बने, जो कानून बने हैं जंगलों को संरक्षित करने के लिए? कहां कमी रह जाती है? क्या अधिकारी बात नहीं सुनते? कहा तो ये भी जाता वन विभाग के अधिकारी ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं वन विभाग के कर्मी जो मिल जाते हैं माफियाओं के साथ, लकड़ी माफियाओं के साथ, और लकड़ी की तस्करी हो जाती है। आज जो समय है वो पेड़ लगाने से ज्यादा पेड़ बचाने का अब समय आ गया है। जो पेड़ लगे हुए हैं, हमारे वर्षों पुराने पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको बचाना है। अगर होता यही है कि वन विभाग से परमिशन लेते हैं कि एक के बदले हम 4 लगाएंगे, लेकिन 4 पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। अगर कोई लगाता भी है तो वर्षों लगेगा उसके मुकाबला करने में, उस पेड़ जो काट दिए गए। इसलिए ये कहीं से सही नहीं है, इसे पेड़ को हमको बचाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्हें बहुत जरूरी है पेड़ को हटाना तो उसे ट्रांसप्लांट किया जाए। आज टेक्निक है जो कि बड़े बड़े पेड़ को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दूसरे जगह उठाकर उसे दूसरे जगह पेड़ को स्थापित कर सकते हैं। तो आज ये टेक्निक को अपनाया जाए कि बड़ा जो पेड़ है उसको उठाकर सुरक्षित जगह पर जाकर उसको पेड़ को फिर से स्थापित कर दिया जाए, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जा सके। प्रमोद पाठक जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, वही सवाल कि दावे किए जाते हैं वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से कि हम वनों को संरक्षित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बड़ा बयान आया था कि पेड़ों की कटाई को पूरी तरह से रोकना है, अवैध जो कटाई होती है। लेकिन कहां कमी रह जाती है? कुछ जो जो कुछ कर्मी होते हैं, वन कर्मी, वो कहीं ना कहीं तस्करों से मिल जाते हैं
और लकड़ियों की तस्करी हो जाती है, या फिर जो आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है इस मामले में पेड़ों को संरक्षित करने के मामले में वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट होता दिखाई नहीं देता? कहां कमी रह जाती है? देखिए, थोड़ी तो प्रशासनिक जो लापरवाही है वो होती ही है, और जैसा कि आपने कहा कि जो मिली भगत है वो भी होती है। मगर इसके अलावा थोड़ा सा अगर स्थानीय तौर पे लोग जागरूक हों तो मुझे लगता है कि इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। दिक्कत क्या है कि स्थानीय तौर पे भी लोग भी इसमें जागरूक नहीं है, उन्हें इसका महत्व नहीं समझ में आता है। केवल सड़कों पे वो जब आप जाएंगे हाईवेज पे तो लिखा रहता है पेड़ ये करते हैं, पेड़ उससे मतलब नहीं है। लोगों को बिल्कुल सघन रूप से जागरूक करना होगा कि वो पेड़ों का महत्व समझे, और पेड़ों को काटने में केवल हम शहरीकरण या औद्योगिकरण की बात नहीं कर रहे। पेड़ों को काटने में कई अन्य ऐसे भी मुद्दे हैं जिसका रोल है। जैसे डेवलपमेंट के लिए जब सड़कों किनारे के पेड़ कटते हैं, आपको ध्यान नहीं होगा लेकिन मैं बताता हूँ, 1990 के आसपास एक बड़ा भारी अभियान चला था, क्लीन धनबाद ग्रीन धनबाद जी। उसमें तत्कालीन उपायुक्त महोदय थे, तो उन्होंने काफी इसका प्रचार हुआ और काफी लोगों को जोड़ के तरह तरह के तमाम हर तरफ पेड़ लगाए गए। और वो पेड़ मुझे लगता है 10-15 साल 20 साल में पेड़ बड़े भी, सड़क के किनारे काफी पेड़ लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। तो चौड़ीकरण जब हुआ तो पेड़ इंक्रोचमेंट बन गए, अब वो पेड़ों की कटाई हो गई। तो अब वो जो कटाई हुई उसकी भरपाई कहाँ हुई? तो ऐसे भी इश्यूज हैं। मतलब ये एक व्यापक इसको रूप से देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि किसी एक कोण से देखने से इसका समाधान नहीं हो सकता, इसको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर। और कई जिसमें पेड़ों को राखी बांधा गया और चिपको आंदोलन भी चला है, जिसमें पेड़ों से लिपट जाते थे लोग और कहते थे कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे। कई ऐसे आंदोलन हुए हैं और फिर से ऐसे आंदोलन की जरूरत है, और खास करके वैसी जगह में रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो जो है इसकी सूचना प्रशासन तक पहुंचाए अगर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आदेश दिया उसका पूरी तरह से जमीनी स्तर पर पालन होना चाहिए। किसी भी तरह से अवैध आरा मिल वन क्षेत्र के आसपास संचालित ना हो, और जो तस्कर है, लकड़ी तस्कर, उनकी एक्टिविटी पर भी कड़ी नजर रखी जाए। तमाम पुलिस पिकेट पर जो है पूरी सुरक्षा रहे, और किसी भी तरह से अवैध लकड़ियों को यहां झारखंड में यहां से तस्करी कर ना ले जाए, क्योंकि इससे हमारे और आपके जीवन से जुड़ा ये मामला है, झारखंड की अस्मिता से जुड़ा ये मामला है। और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में इससे जुड़े और सख्त कानून सरकार की तरफ से बनाए जाए और उसे लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया मनोज सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद पाठक जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपने खास बातों को हमारे साथ साझा किया। 99 न्यूज में हम नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ और इसी तरह से जनहित से जुड़े मुद्दे उठाकर लेके आएंगे, ज्वलंत मुद्दे उठाकर लेके आएंगे और ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे सरकार का, जिला प्रशासन का, लोगों का, और आपको जागरूक करने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।